हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा ई क्लासेस। दोस्तों, अभी तक हम हिंदी वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण को पढ़ चुके हैं, जो कि हमारे विकारी और अविकारी शब्द भी कहलाते हैं। मैं आपको विकारी पढ़ा चुका हूँ, जिसमें आपका संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और क्रिया आती है। अब इसके बाद मैंने आपको क्रिया विशेषण पिछली वीडियो में पढ़ाया था, जो कि अविकारी यानी अवयव शब्दों का पार्ट होता है, जो हमारे फिर से 4 प्रकार के होते हैं, जिनको हम आगे पढ़ेंगे। क्रिया विशेषण को हम पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम संबंध बोधक अवयव को पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मेरी इन वीडियोस की प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, आप इनको देख सकते हैं। और किसी भी वनडे एग्ज़ाम में जिसमें सामान्य हिंदी एक सब्जेक्ट यानी विषय के तौर पर आती है, उसमें से आने वाला आप मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। ध्यान रखिए, वनडे एग्ज़ाम्स के लिए ये आपके लिए बेहतर साबित हो सकती हैं वीडियोस। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और उन सभी दोस्तों और अपने कॉलीग्स या फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिए जिनको इन वीडियोस की सख्त ज़रूरत है। चलिए आज शुरू करते हैं हम संबंधबोधक अवयव। सबसे पहले मैं आपको बता रहा था कि अविकारी शब्द हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, संबंधबोधक, समुच्चयबोधक और विस्मयादिबोधक। क्रिया विशेषण मैं आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं संबंधबोधक अवयव की। ठीक है, तो देखिए, संबंधबोधक अवयव की परिभाषा: जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं, उन्हें संबंधबोधक अवयव कहते हैं। अब देखिए, संबंधबोधक अवयव के उदाहरण कौन कौन से हैं। देखिए, मेरे घर के पीछे बगीचा है। आपको क्या ध्यान रखना है, जो संबंध दर्शाएं। अब मेरा घर है ना, और बगीचा है, तो इन दोनों के बीच में संबंध क्या दर्शा रहा है? के पीछे, है ना। जो ये शब्द है के पीछे, ये क्या है? ये एक संबंध बोधक शब्द है जो कि संबंध दर्शा रहा है। तो यहाँ पर संबंध बोधक अवयव क्या हो जाएगा? के पीछे। अगला उदाहरण देखिए, बच्चा ठंड के मारे कांप रहा है। बच्चा कांप तो रहा है, परंतु क्यों, किस वजह से? तो ठंड के मारे। तो यहाँ जो के मारे शब्द है ना, ये संबंध दर्शा रहा है ठंड और कांपने के बीच में। ठीक है, तो ये भी हमारा संबंध बोधक अवयव हो गया। इसके बाद है, हमारे घर के सामने स्कूल है। जो हमारा घर है उसके सामने स्कूल है, तो घर, यहाँ पे जो के सामने आ रहा है, ये क्या है? संबंध दर्शा रहा है। के पीछे आएगा तो वो भी संबंध दर्शा रहा था। घर के सामने है तो ये भी तो संबंध दर्शा रहा है कि हमारे घर के सामने है। इसके बाद, पुल के ऊपर ट्रक जा रहा था। ट्रक जा रहा था, पुल भी था, पर पुल के ऊपर जा रहा था। तो जो के ऊपर है ना, ये हमारा संबंध दर्शा रहा है पुल और ट्रक के जाने के बीच में। ठीक है, अब देखिए, उपयुक्त वाक्यों में यही लिखा हुआ है मैंने, के पीछे, के मारे, के ऊपर तथा के सामने का संबंध क्रमशः बगीचा, ठंड, ट्रक तथा स्कूल शब्दों का संबंध पूरे वाक्यों से जोड़ रहे हैं। अतः ये सभी शब्द क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक अवयव कहलाते हैं। चलिए, अब हम बात करेंगे संबंध बोधक अवयव के प्रकारों की, कि इनको कितने प्रकार में बांटा गया है। टाइप्स देखेंगे इसके। पहला है, प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अवयव के प्रकार। तो प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार में बांटा गया है। पहले कौन सा है? संबद्ध संबंध बोधक अवयव। दूसरा है अनुबद्ध संबंध बोधक अवयव। इसके पश्चात दूसरा तरीका है, वो व्युत्पत्ति के आधार पर संबंध बोधक अवयव को बांटा गया है। पहला है उसमें मूल संबंध बोधक अवयव, दूसरा है यौगिक संबंध बोधक अवयव। ठीक है, इसके बाद अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अवयव के प्रकार। तो अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अवयवों को 10 भागों में बांटा गया है, या 10 प्रकार उनके हैं। तो पहला कौन सा है हमारा? कालवाचक, दूसरा स्थान, तीसरा साधनवाचक, चौथा दिशावाचक, पांचवा क्षमता बोधक, फिर है विरोधवाचक छठवां, सातवां हेतुवाचक या इसे व्यतिरेक भी कहते हैं, और आठवां है तुलनावाचक, नौवां है उद्देश्यवाचक और 10वां है कारणवाचक। अब हम इनको एक एक से पढ़ेंगे ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अवयव के प्रकार। देखिए, अर्थ के अनुसार संबंधबोधक अवयव का जो पहला प्रकार है वह है कालवाचक। जिन अवयवों से
काल यानी कि समय का बोध होता है, उसको हम क्या कहते हैं? कालवाचक संबंधबोधक अवयव उसको हम कहते हैं। ठीक है, देखिए अब हम काल, जैसे जो काल या समय है, इसकी पहचान कैसे होगी? कुछ वर्ड यानी कुछ शब्द होंगे जिनके माध्यम से हम पहचान सकें कि ये समय है। तो समय क्या दर्शाते हैं? देखिए कौन से शब्द? पहले, जैसे वह पहले आया था, ये भी तो समय दर्शा रहा है कि तुमसे पहले तो वो आया था। बाद में, आगे, पूर्व, पश्चात, उपरांत आदि जो शब्द हैं वह काल का बोध कराते हैं, इसलिए इनको हम कालवाचक संबंधबोधक अवयव कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। रमेश सुरेश से पहले आया था। रमेश आया था, सुरेश भी आया था, परंतु जो रमेश है ना वो सुरेश से पहले आया था। ये भी तो काल दिखा रहा है ना कि रमेश आया था और सुरेश भी, परंतु रमेश सुरेश से पहले आया था। आई होप आप ये समझ चुके होंगे कि कालवाचक का प्रयोग कैसे हुआ है यहाँ पर। देखिए अगला उदाहरण इसी का देख लेते हैं। तुम मुझसे पूर्व यहाँ आए थे। समय दर्शा रहा है ना, तो मुझसे पूर्व यानी कि मुझसे पहले यहाँ आए थे। ठीक है ना। दूसरा है इसका प्रकार अर्थ के अनुसार स्थानवाचक। जिन अवयवों से स्थान का बोध होता है उनको सिंपली हम स्थानवाचक संबंधबोधक अवयव कहते हैं। अब स्थान का बोध कैसे होगा? ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, पास, निकट और दूर, ये शब्द हैं जिनके माध्यम से हमें पता लगता है कि स्थान का बोध हो रहा है। उदाहरण के तौर पर देखिए, विद्यालय के पीछे बाग है ना। कहाँ है बाग? विद्यालय भी है और बाग भी है, परंतु बाग कहाँ है? तो बाग है विद्यालय के पीछे। इसके बाद देखिए, बिल्ली मेज के ऊपर बैठी है। तो बिल्ली बैठी है, पर कहाँ? मेज के ऊपर। तो के ऊपर जो है ना, या ऊपर जो शब्द है, ये क्या है हमारा? ये स्थानवाचक हुआ। चलिए अगला प्रकार देखते हैं, साधनवाचक। जिन अवयवों से साधन का बोध होता है उनको हम साधनवाचक संबंधबोधक के अवयव कहते हैं। देखिए वो शब्द कौन कौन से हैं? द्वारा, के द्वारा, खातिर, बलबूते, कारण, मारे, हेतु, निमित्त, जरिए, सहारे, के हाथ आदि। अब ये क्या दर्शाते हैं? साधन दर्शाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, राम ने बाण के द्वारा रावण को मारा। राम ने बाण रावण को मारा, पर कैसे? के द्वारा मारा, है ना, बाण के द्वारा। राम ने रावण को तो मार दिया, परंतु किस साधन से मारा? बाण के द्वारा मारा ना। तो यहाँ पे ये के द्वारा शब्द का प्रयोग किया गया है, ये हमारा साधनवाचक संबंधबोधक अवयव कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ेंगे, दिशावाचक। जिन अवयवों से दिशा का बोध होता है उनको हम दिशावाचक संबंधबोधक अवयव कहते हैं। उसमें देखिए क्या आएगा? सामने, पीछे, ओर, तरफ, प्रति, आर पार, आस पास आदि। इन शब्दों का प्रयोग दिशा को दर्शाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे, वह आसमान की ओर देख रहा था। ठीक है ना, वह देख रहा था, वह आसमान देख रहा था, आसमान की ओर देख रहा था। दिस इज बेटर, ये अच्छा है। तो यहाँ पे जो की ओर वर्ड है, शब्द है, ये हमें दिशा दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला टाइप, समता बोधक। जिन अवयवों से क्षमता या समानता का बोध होता है उनको हम समतावाचक संबंधबोधक अवयव कहते हैं। देखिए इसके कीवर्ड देखिए, या पहचानने के जो शब्द हैं कुछ उनको देखिए। समान, तरह, भांति, बराबर, योग्य, तुल्य, सरीखा, सा, सम, अनुरूप, ऐसा, जैसा इत्यादि शब्दों का यदि प्रयोग हुआ है तो वहाँ पर क्षमता बोधक संबंध बोधक अवयव होता है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे, कर्ण के समान दधीची भी दानी थे। जो कर्ण थे वो महादानी थे, परंतु दधीची भी उन्हीं के समान दानी थे जिन्होंने अपनी अस्थियों को, अपनी हड्डियों को दिया था वज्रास्त्र बनाने के लिए, ताकि इंद्र युद्ध लड़ सकें, युद्ध को जीत सकें महर्षि दधीची की हड्डियों से। तो यहाँ पे देखिए के समान, जो यहाँ पर के समान टर्मिनोलॉजी यानी शब्द का प्रयोग किया गया है, ये समता ही तो, तुलना ही तो दिखा रहे हैं। समता मीन समानता होता है और तुलना में कम या ज़्यादा या बराबर के बीच होती है। तो समानता ही तो दर्शा रहे हैं कि ये उन्हीं की तरह दानी हुआ करते थे। ठीक है, राजा भोज की तरह दानी हुआ करते थे। अब देखिए आगे, विरोधवाचक।
जिन अवयवों से विरोध के भाव का बोध होता है उनको हम विरोधवाचक संबंध बोधक अवयव कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है विरोध, तो ऑब्वियसली आप किसी भी वाक्य में पहचान सकते हैं कि कहाँ पर विरोध हो रहा है। अब इसकी टर्मिनोलॉजी कुछ शब्द हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं। विपरीत, उल्टा, खिलाफ, विरुद्ध, प्रतिकूल आदि। यदि इन वर्णों का प्रयोग, शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है तो आप समझ जाएंगे कि ये विरोधवाचक संबंध बोधक अवयव होता है। जैसे भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ाई की। भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ाई की, तो यहाँ पर के विरुद्ध जो है ना वो क्या दर्शाता है, विरोध दर्शा रहा है। तो यहाँ पर हमारा विरोधवाचक संबंध बोधक अवयव हो जाएगा। जैसे राजधारा के प्रतिकूल तैरा, तो यहाँ पर प्रतिकूल क्या है ना, अपोजिट में है, धारा का विरोध करते हुए आगे बढ़ा, तो यहाँ पर भी विरोधवाचक संबंध बोधक अवयव हो जाएगा। आगे देखते हैं। हेतु या व्यतिरेक वाचक। हेतु या व्यतिरेक वाचक में देखेंगे, पहले जिन अवयवों से व्यतिरेक का भाव का बोध हो, व्यतिरेक का है ना, व्यतिरेक क्या होता है, यानी व्यतिरेक, इतर, अलावा, अतिरिक्त या बगैर। देखिए कीवर्ड देखिए, आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर हेतुवाचक या व्यतिरेकवाचक संबंधबोधक अवयव एग्जिस्ट करता है। शब्द हैं अलावा, अतिरिक्त, बगैर, बदले, बिना, जगह, उपेक्षा, सामने, आगे, शिवा, रहित आदि। यदि ऐसे शब्दों का प्रयोग हो तो यहाँ पर क्या होता है, हेतुवाचक या व्यतिरेकवाचक। उदाहरण देखेंगे, मैं तुम्हारे अतिरिक्त किसी के साथ नहीं जाऊंगा। मैं जाऊंगा तो तुम्हारे साथ ही, वरना मैं किसी के साथ नहीं जाने वाला हूँ। तो यहाँ पर अतिरिक्त शब्द का प्रयोग किया गया है जो कि हेतुवाचक या फिर व्यतिरेकवाचक संबंधबोधक अवयव होता है। अब देखिए तुलनावाचक, नाम से ही स्पष्ट है तुलनावाचक। तुलना तो कम ज़्यादा की भी होती है और बराबर की भी होती है। तो यहाँ पर सिंपल सा है, जिन अवयवों से तुलना का बोध होता है उनको हम तुलनावाचक संबंधबोधक अवयव कहते हैं। जैसे सदृश, तुल्य, बराबर, अपेक्षा। उदाहरण देखेंगे, चांदी की अपेक्षा सोना महंगा है। जो चांदी है ना उसकी अपेक्षा क्या, सोना महंगा है। तो यहाँ पर अपेक्षा वर्ड का शब्द का प्रयोग किया गया है जो कि हमें तुलना दर्शाता है। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के सदृश है। सीता का जो मुख है वो चंद्रमा की कैसी है, सदृश है, के समान है। तो यहाँ भी तुलना हो रही है ना। चलिए देखते हैं आगे। उद्देश्यवाचक, जिन अवयवों से उद्देश्य का बोध होता है उनको हम उद्देश्यवाचक संबंध बोधक अवयव कहते हैं। जैसे उद्देश्य देखना, के लिए, के निमित्त, के हेतु, की खातिर। उदाहरण देखिए इसका, राम की खातिर हनुमान जी लंका गए। अब हनुमान जी लंका क्यों गए, राम की खातिर ना, तो आ गया यहाँ पर की खातिर। अब जैसे मैं बाजार से तुम्हारे लिए सब्जी लाया, तो तुम्हारे लिए लाया ना, या फिर मैं बाजार से राम के लिए फल लाया, तो के लिए शब्द का प्रयोग हुआ। मेरे बाजार जाने का उद्देश्य क्या था, बाजार से फल लाना, है ना, किसके लिए, राम के लिए। ठीक है, ये यहाँ पर उद्देश्य होगा। अब आता है कारणवाचक, जिन अवयवों से कारण का बोध होता है वहाँ पर कारणवाचक संबंध बोधक अवयव उपस्थित होता है। जैसे के कारण, के मारे और के लिए। देखिए उदाहरण, रमेश महेश के कारण चला गया। रमेश जो है ना वो गया है किसके कारण, महेश के कारण। यदि महेश ना आता तो रमेश ना जाता। अब देखिए आपको यहाँ पर कन्फ्यूज़न होगा, यहाँ पर भी के लिए शब्द का प्रयोग हो रहा है और यहाँ पर भी हो रहा है, तो उद्देश्य और कारण में आप भ्रमित हो जाएंगे। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। उद्देश्यवाचक जब भी संबंधबोधक अवयव होगा तो उसमें कार्य बाद में होगा। जैसे राम की खातिर हनुमान लंका गए, जब राम ने कहा तब लंका गए, है ना। जैसे राम राज के लिए बाजार से फल लाया, जब बाजार गया तभी तो फल लिए उसने। परंतु कारण में क्या होगा, इसमें कार्य कहें तो पहले ही हो जाएगा। जैसे महेश के कारण रमेश चला गया, अगर रमेश को पता चल जाए कि यहाँ पर महेश आने वाला है या महेश आ चुका है या आने वाला है, तो रमेश पहले ही वहाँ से चला जाएगा। समझ गए आप, यहाँ पर पहले ही काम हो जाना है और वहाँ पर बाद में होना है।
अपने हिसाब से ये समझ सकते हैं उद्देश्य बाद में पूर्ण होता है परंतु कारण पहले उत्पन्न हो गया यहाँ पर कारणवाचक में। आई होप आपको अर्थ के अनुसार जो भी संबंध बोधक अवयव के ये 10 प्रकार थे ये आपको समझ आ चुके होंगे। अब हम इसका अगला प्रकार जानेंगे जो होगा प्रयोग के आधार पर। 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है हमारा संबद्ध संबंध बोधक अवयव। जो संबंध बोधक अवयव संज्ञा सर्वनाम के आगे किसी कारक चिन्ह के साथ लगाए जाते हैं, है ना, वहां पर क्या होता है, संबंध बोधक अवयव संबद्ध हो। जो कि देखिए यहाँ पर कौन से वर्णों का प्रयोग होगा, शब्दों का प्रयोग होगा, के बिना, के साथ, के पीछे, के आगे और से पहले आदि। देखिए यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम के आगे होगा। देखिए ये है पहला उदाहरण, राम से पहले श्याम पहुंच गया। राम क्या है, यहाँ पर संज्ञा है, ठीक है, से पहले श्याम पहुंच गया। अब इसके आगे ही तो सब संज्ञा नाम के आगे ही तो कारक चिन्ह के साथ लगाए जाते हैं। देखिए कारक चिन्ह क्या है, से है, और पहले क्या है, संबंध दर्शाता है, संबद्ध, पहले संबंध दर्शाता है। तो संज्ञा या सर्वनाम के आगे कारक चिन्ह से को लगाकर यहाँ पर पहले प्रयोग किया गया है। राम से पहले श्याम पहुंच गया, तो यहाँ पर क्या होगा, संबद्ध संबंध बोधक अवयव। अगला उदाहरण देखिए, राम के बिना श्याम नहीं जाता। यदि राम नहीं जाता तो श्याम भी नहीं जाता। तो राम आ गया है, कारक चिन्ह आपका के आ गया है, और बिना यहाँ पर ये हमारा संबद्ध संबंध बोधक अवयव दर्शा रहा है, राम के बिना श्याम नहीं जाता। अगला प्रकार है अनुबद्ध संबंध बोधक अवयव। इसमें देखिए जो संबंध बोधक अवयव संज्ञा सर्वनाम के आगे बिना किसी कारक चिन्ह के साथ लगाए जाते हैं, कारक चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर नहीं होता है, तो यहाँ पर संबद्ध संबंध बोधक अवयव कहलाता है। उदाहरण देखिए, पहले तो इन शब्दों को जानिए, तक, सहित, भर, पर्यंत आदि, इनका आपको प्रयोग मिलेगा। उदाहरण पहला है, वह रात भर घूमता रहा। वह घूमता रहा परंतु कैसे, रात भर। अब ध्यान दीजिए वह यहाँ पर क्या है, सर्वनाम है, और घूमता रहा क्रिया है, रात भर क्या संज्ञा, और इस रात भर शब्द के बीच किसी कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, नहीं हुआ है। से, के, मैं, पर इत्यादि ये कारक चिन्ह होते हैं, ने वगैरह, तो यहाँ पर तो नहीं हुआ है, तो यहाँ क्या होगा, अनुबद्ध संबंध बोधक अवयव। अगला उदाहरण देखिए, वह जीवन पर्यंत अध्यापक रहा। सर्वनाम यहाँ पर वह हो गया, अध्यापक रहा ये इसकी विशेषता रही। जीवन पर्यंत क्या सर्वनाम और जीवन पर्यंत शब्द के बीच में किसी आप कारक चिन्ह को देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अनुबद्ध संबंध बोधक अवयव उपस्थित है। आई होप आप प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अवयव के दोनों प्रकारों को भली भांति समझ चुके होंगे। चलिए आगे देखते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर संबंध बोधक अवयव के प्रकार। यहाँ पर भी इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है मूल संबंध बोधक अवयव और दूसरा है यौगिक संबंध बोधक अवयव। मूल संबंध बोधक अवयव की परिभाषा क्या है, वे संबंध बोधक अवयव जिनकी रचना मूल रूप से हुई है, अर्थात ये किसी अन्य शब्दों की सहायता से नहीं बनाए गए हैं, इनको हम मूल संबंध बोधक अवयव कहते हैं। देखिए कैसे, समान, बिना, समेत, तक, क्या इनको किसी अन्य शब्दों की सहायता से बनाया गया? इसको जानने के लिए आप समान को तोड़िए, सम प्लस आन, क्या सम तो एक शब्द है, क्या अन एक शब्द है, आन कोई शब्द है? नहीं, समान। इसको आप हटा देंगे, सा प्लस मान, तो कोई वो नहीं, इसका अर्थ नहीं मिलेगा। बिना, अब बिना को कैसे तोड़ेंगे आप, बी प्लस ना, क्या उसका कोई अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है। इसके बाद समेत, सा प्लस मेत, कोई अर्थ नहीं, ता प्लस का, तक। तो ये हमारे मूल संबंध बोधक अवयव कहलाते हैं। इसके बाद है यौगिक संबंध बोधक अवयव। इसमें क्या होता है, वे संबंध बोधक अवयव जिनकी रचना मूल रूप से नहीं हुई है, अर्थात ये किसी अन्य शब्दों की सहायता से बनाए गए हैं, यौगिक संबंध बोधक अवयव कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे, पर्यंत, परि प्लस अंत को जब मिलाया तो क्या हुआ, पर्यंत बना। तो ये 2 शब्दों से मिलकर बन रहा है, इसलिए इसको यौगिक संबंध बोधक अवयव कहते हैं। देखिए आई होप आपको ये भी समझ में आ चुके होंगे कि व्युत्पत्ति के आधार पर संबंध बोधक के जो 2 प्रकार हैं वो कैसे बनाए गए हैं।
इसी के साथ एक छोटा सा अंतर है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। संबंधबोधक और क्रिया विशेषण में क्या अंतर होता है। जो अव्यय शब्द क्रिया के स्थान, समय, उसके परिमाण या विधि का बोध कराते हैं, ध्यान दीजिए, समय, स्थान, परिमाण और विधि, उनको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। किंतु जब वे ही अभिकारी शब्द या अवयव शब्द संज्ञा व सर्वनाम के शब्दों में संबंध स्थापित करने लगे, देखिए पहले क्या बता रहे हैं, समय, स्थान, परिमाण या विधि का बोध करा रहे हैं, तो उनको हमने क्रिया विशेषण बोल दिया। परंतु जब वे ही शब्द संज्ञा और सर्वनाम में संबंध स्थापित करने लगे तो उनको हम संबंध बोधक कहते हैं। ये छोटा सा जो अंतर है, यही बदल देता है दोनों की परिभाषा को। संबंध बोधक शब्द से पहले के या से प्रसर्ग जोड़ दिया जाता है, परंतु कभी कभी प्रसर्ग नहीं होता, लेकिन उसका अर्थ स्पष्ट जरूर होता है। ध्यान दीजिए, उदाहरण में नहाने से पहले दांत साफ करो, है ना, तो संबंध बोधक यहाँ पर हो गया। और क्रिया विशेषण जब इसे बनाना होगा, यानी इसमें प्रसर्ग नहीं लगाएंगे, पहले दांत साफ करो, ये तो अंडरस्टूड है कि नहाने से पहले दांत साफ करो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्रिया विशेषण। इतने से ही अंतर से, प्रसर्ग को हटा देने से ही वह क्रिया विशेषण बन गया, परंतु यदि प्रसर्ग को वहाँ जोड़ा जाए नहाने से, तो वो संबंध बोधक हो गया। यही अंतर इन दोनों के बीच होता है। देखिए अगला उदाहरण, घर के अंदर बंदर है ना, कहाँ है बंदर, घर के अंदर बंदर है, तो यहाँ पर संबंध दर्शा रहा है कि घर के भीतर है। दूसरा, इसलिए यहाँ संबंध बोधक हो गया। दूसरा है अंदर आना मना है, ये क्रिया विशेषण है। या फिर यहाँ लिखा होता आगे घर के अंदर आना मना है, तो वो संबंध बोधक होता। दुकान के अंदर आना मना है, तो वहाँ संबंध बोधक होता, परंतु यहाँ पर प्रसर्ग हटा दिया है ना, तो अंदर आना मना है, ये हमारा क्रिया विशेषण हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आई होप आप ये दोनों अंतर, जो भी अंतर है संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में, ये आप समझ चुके होंगे अच्छे से। अब देखिए यहाँ पर हमारा वीडियो होता है ख़त्म। हमने आज संबंध बोधक अवयव को पढ़ा है, इसके बाद हम अवयव के तीसरे प्रकार को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।